Assalamu alaikum, this is Sajjad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen instructor। और आज हम अपने चैप्टर 3 लैंड एंड एनवायरनमेंट यानी जमीन और माहौल, पाकिस्तान के जमीन और माहौल की बात करेंगे। शुरू में मैं आपको यह बताता चलूं कि पाकिस्तान को खुदा ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ पहाड़ भी हैं, सरसब्ज मैदान भी हैं, सहरा भी हैं, लहलहाते खेत भी हैं, इनफैक्ट सब कुछ है। और पाकिस्तान का पूरा नाम अगर देखें तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनता है। अगर आप पाकिस्तान के कुल एरिया की बात करें तो वो है 796,096 स्क्वायर किलोमीटर और ये साउथ ऑफ एशिया में लोकेटेड है, इसलिए इसे साउथ एशिया का पार्ट कहते हैं। ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि पाकिस्तान दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और दुनिया में इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को माना जाता है। एक मैप के थ्रू हम देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसके नेबर्स क्या हैं और इसके खदोखाल कैसे हैं। इस मैप के थ्रू हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपकी आसानी के लिए नॉर्थ, ईस्ट और साउथ और वेस्ट हमने यहाँ पर एरोज लगा दिए हैं ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि पाकिस्तान के किस एरिया में कौन सा मुल्क है या किस तरफ कौन सा मुल्क आता है। पाकिस्तान की बाउंड्री 4 ममालिक को टच करती है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ में चाइना है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, जबकि साउथ वेस्ट में ईरान पाया जाता है और इसके साउथ में अरेबियन सी है। इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं और ये 3 जंगें भी आपस में लड़ चुके हैं। कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं है। अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर अपने नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहाँ पर चाइना मौजूद है। चाइना के साथ पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे रवाबित हैं। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप की एक मिसाल भी है। रिसेंटली सीपैक का मंसूबा भी पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तो नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान लोकेटेड है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब ये कि इसका कोई भी बॉर्डर सी के साथ टच नहीं करता। इसके ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहलाते हैं और वो सब के सब लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इन सब का इजीएस्ट और इन सब का चीपेस्ट ट्रेड रूट जो है वो सी के थ्रू है और वो पाकिस्तान के थ्रू जाता है। गवादर और कराची की जो पोर्ट्स हैं, सी पैक बनने के बाद इन तमाम तर ट्रेड को यहाँ से भेजा जाएगा पाकिस्तान के थ्रू इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, उससे आगे यूरोप में, इवन अफगानिस्तान में भी। लिहाजा इससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। साउथ वेस्ट की तरफ देखें तो ईरान वाक़या है। ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क है जिसके पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि खलीजी ममालिक जितने भी हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ खलीज में पाए जाते हैं, पाकिस्तान से उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। इस तरफ आएँ जिसे साउथ कहते हैं तो यहाँ पे अरेबियन सी वाक़या है। यहाँ पे पाकिस्तान के पास 2 कोस्ट या 2 पोस्ट हैं जो कि कराची और गवादर कहलाती हैं। गवादर की जो पोर्ट है इससे अभी ट्रेड का आगाज़ हुआ है, जबकि कराची में जो पोर्ट कासिम है यहाँ से काफ़ी अरसे से ट्रेड जारी है। सी पैक बनने के बाद यहाँ से काफ़ी तर ट्रेड जाना शुरू हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे प्लेस्ड है और ये अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा भी उठा सकता है। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस और उसकी लोकेशन जानने के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के खदोखाल कैसे हैं। पाकिस्तान को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक उसकी माउंटेन रेंजेस, दूसरा उसके प्लेटूज और तीसरा उसके प्लेन्स। माउंटेन रेंजेस मतलब पहाड़ी सिलसिले, प्लेटूज सतह मुर्तफा और प्लेन्स जिनको कहते हैं मैदान। सबसे पहले हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं। माउंटेन रेंजेस में 3 हिस्से आते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं और सेंट्रल माउंटेन रेंजेस हैं। नॉर्दर्न जो कि नॉर्थ में है, सेंट्रल जो कि वेस्ट में है जिन्हें वस्ती पहाड़ी सिलसिले कहते हैं और वेस्टर्न जिन्हें मगरबी पहाड़ी सिलसिले कहते हैं।
सबसे पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस को देखते हैं। इनको भी आगे 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे क्लास की कैटेगरीज होती हैं, इसी तरह इनकी भी कैटेगरीज हैं। जिस क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसको बड़ी क्लासरूम दिया जाता है, और जिस क्लास की स्ट्रेंथ छोटी होती है उसके पास छोटा क्लासरूम होता है। इसी तरह माउंटेन रेंजेस को भी डिवाइड किया गया है। जो बड़ी रेंजेस हैं उनको एक कैटेगरी में, जबकि जो छोटी रेंजेस हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया है। माउंटेन रेंजेस जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं वो आगे 6 हिस्सों में तकसीम है, जिनमें शामिल हैं सब हिमालयन रेंज या शैवालिक रेंज। दूसरे नंबर पे है लेसर हिमालयन रेंज। जब लेसर हिमालयन रेंज है तो इसका मतलब है ग्रेटर हिमालयन रेंज भी होगी, जो कि तीसरे नंबर पे है। फिर कराकोरम रेंज, फिर हिंदू कश माउंटेन रेंज आती है, और उसके बाद आते हैं माउंटेन्स ऑफ सवात एंड चित्राल। इस तरह नॉर्दर्न एरियाज या नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस की 6 रेंजेस बनती हैं। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल माउंटेन रेंजेस में, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। एक सॉल्ट रेंज, दूसरा सुलेमान माउंटेन रेंज, और तीसरे किरतार माउंटेन्स। जब हम वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो वो भी आगे 7 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, जिनमें शामिल हैं वजीरिस्तान हिल्स, टोबा काकर माउंटेन रेंजेस, चागी हिल्स या रास्को हिल्स भी इन्हें कहते हैं, सेंट्रल मकरान हिल्स, हिल्स ऑफ मकरान कोस्ट, सैहान हिल्स भी इनमें शामिल है, और लास्ट पे आती है कोहे सफेद रेंज। इस तरह पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस को डिवाइड किया गया है। पहले नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जो कि 6 हैं, फिर सेंट्रल माउंटेन रेंजेस जिन्हें वस्ती माउंटेन रेंजेस कहा जाता है जो कि 3 हैं, फिर वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो कि 7 हिस्सों में तकसीम की गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्लेटूज, जो कि दूसरी कैटेगरी है। पाकिस्तान में प्लेटूज कितने हैं? प्लेटूज मतलब कि सतह मुर्तफा। प्लेटूज होते क्या हैं? ये भी माउंटेन्स की तरह होते हैं, लेकिन इनमें रहा जा सकता है। ये माउंटेन्स की तरह ऊपर उठते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़े से प्लेन होते हैं, इसलिए यहाँ पर आबादी की जा सकती है। पाकिस्तान में 2 तरह के प्लेटूज हैं, एक पोटोहार प्लेटू, एक बलोचिस्तान प्लेटू। और इनको उर्दू में देखें तो कहते हैं सतह मुर्तफा पोटोहार और सतह मुर्तफा बलोचिस्तान। सतह मुर्तफा पोटोहार जो है उसमें बारिशें वगैरह होती हैं, लेकिन इसका लैंड बैरन सा है। सतह मुर्तफा बलोचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर बारिशें बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही ड्राई किस्म का बैरन लैंड है, और यहाँ पर काश्तकारी वगैरह भी इतनी नहीं की जाती। अब हम चलते हैं प्लेन्स की तरफ, या जिन्हें मैदान कहते हैं, पाकिस्तान के मैदानी इलाके। ये बहुत लार्ज किस्म के लैंड होते हैं, अनलाइक प्लेटूज जो कि ऊपर जाके स्ट्रेट होते हैं। ये स्ट्रेट ही रहते हैं और काफी लंबे लंबे एरियाज होते हैं। पाकिस्तान में 2 प्लेन्स हैं, एक तो अपर इंडस प्लेन है और दूसरा लोअर इंडस प्लेन, यानी दरियाए सिंध का बालाई इलाका और दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। ये दोनों बनते हैं पाकिस्तान के प्लेन्स। ये दोनों इलाके या ये दोनों मैदान बहुत ही मुफीद हैं काश्तकारी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। पाकिस्तान में जो दरियाई निज़ाम है वो पानी लेकर आता है यहाँ पर, और यहाँ पर काश्तकारी या एग्रीकल्चर की जाती है। यह बहुत ही खुशहाल हिस्सा है। इनको डिवाइड इस तरह किया गया है कि मिठन कोट का जो एरिया है, जहाँ पे आके 5 दरिया मिलते हैं, उससे ऊपर का जो जितना एरिया है वो अपर इंडस प्लेन कहलाता है, और उससे नीचे का जितना एरिया है वो लोअर इंडस प्लेन या दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहलाता है। इस तरह इन प्लेन्स को डिवाइड किया जाता है। तो हमने जाना कि पाकिस्तान के खदोखाल क्या थे। एक तो माउंटेन रेंजेस हैं, दूसरा प्लेटूज हैं, और तीसरा प्लेन्स है, और हमने इनको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे कैसे हैं। अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में मौसम किस तरह के हैं और कहां कहां पर कैसा कैसा मौसम होता है। इस सिलसिले में हम एक मैप के थ्रू मदद लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस इलाके में पाकिस्तान के कैसा मौसम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैप है। इस मैप के थ्रू पाकिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि पाकिस्तान के 4 आप कह लें कि मौसमी इलाके होंगे। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड सबसे पहले है, जो कि आपको इस ब्लू कलर में नजर आ रहा है। यहाँ पर कोल्ड किस्म की विंटर्स, माइल्ड समर्स और रेनफॉल होती है हर सीजन में। इससे थोड़ा सा अगर हम नीचे को आए तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। कूल टू कोल्ड विंटर्स हो जाते हैं, माइल्ड टू वार्म समर्स हो जाती हैं, जबकि यहाँ विंटर में रेनफॉल होती है। जो दूसरा इलाका है वो आपको इस कलर में नजर आ रहा है। कूल विंटर्स होती हैं यहाँ पर, हॉट किस्म की समर्स होती हैं, और मूनसून में यहाँ इंडिया और बांग्लादेश से बारिशें आती हैं। थर्ड इलाका है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड, जो कि इन एरियाज में है। यहाँ पर माइल्ड किस्म की विंटर्स हैं, बहुत ही हॉट समर्स होती हैं और एक्सट्रीम एरिडिटी होती है।
या जितना ही आप नीचे आते जाएंगे एरिडिटी बढ़ती जाएगी। 4th नंबर पे है ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये कोस्ट पे या साहिल इलाकों पे होगा। यहाँ पर ये इलाके शामिल हैं। माइल्ड किस्म की विंटर्स होती हैं, वार्म किस्म की यहाँ पर समर होती हैं। यहाँ डे टू डे टेम्परेचर में और क्लाइमेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो इस तरह पाकिस्तान को हम इन 4 रीजन्स में डिवाइड करके पाकिस्तान का क्लाइमेट जान सकते हैं। पाकिस्तान के रेनी सीजन्स की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में कितने रेनी सीजन्स हैं। पाकिस्तान में 2 तरह की रेन्स होती हैं, एक तो मूनसून रेन्स और एक विंटर रेन्स। पाकिस्तान का ज़्यादातर निज़ाम मूनसून रेन्स पे ही चलता है, जो कि पंजाब में और सिंध में आती है इंडिया और बांग्लादेश के थ्रू। ये एक्सपेक्टेडली 50 इंचेस रेन तक पाकिस्तान को देती हैं और इसके बाद पाकिस्तान के दरिया, नदी नाले और काफ़ी हद तक स्ट्रीम्स भर जाती हैं। विंटर रेन्स इतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती पाकिस्तान में और उन इलाकों में समर्स का पानी यूज़ किया जाता है जो कि मूनसून में स्टोर किया जाता है। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास्ट पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और बात करते हैं कि इंसानी लाइफ पर क्लाइमेट के क्या असरात होते हैं। इंसान जिन इलाकों में रहता है उस क्लाइमेट के मुताबिक अपनी इकोनॉमिक, कमर्शियल और सोशल लाइफ गुजारता है। पाकिस्तान में चूंकि तरह तरह के क्लाइमेट हैं और तरह तरह के डिफरेंट सीजन्स हैं, इसलिए वहाँ के लोग अपनी बूदोबाश या अपना कारोबार उन्हीं क्लाइमेट के हिसाब से करते हैं। फर्ज करें कि अगर प्लेन एरियाज का क्लाइमेट हम देखें तो वो बहुत ही इंटेंस होता है, यानी प्लेन एरियाज जिन्हें हम दरियाए सिंध का बालाई इलाका और दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहते हैं, वहाँ पर बहुत इंटेंस क्लाइमेट होता है। ये एरिया समर्स में बहुत हॉट और विंटर्स में बहुत कोल्ड होता है, लिहाजा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत फ्लरिश करता है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है और इसे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की बैकबोन भी कहा जाता है। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ या नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और बहुत ही खुशगवार टेम्परेचर होता है, लिहाजा वहाँ के लोग इसके मुताबिक अपनी बूदोबाश करते हैं। सर्दियों में यहाँ पर कोई कारोबार नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही होती है। यहाँ के लोग हिजरत करके गर्म इलाकों में आ जाते हैं और नॉर्दर्न एरियाज में जब गर्मी दोबारा या समर्स दोबारा आती हैं तो ये वापस जाकर अपना कारोबार या बूदोबाश करते हैं। डेजर्ट एरियाज की बात करें तो पाकिस्तान में डेजर्ट भी हैं और वहाँ पे बहुत ही हॉट एंड ड्राई किस्म का टेम्परेचर होता है। दिन में बहुत लू भी चलती है जिसे आप हीट वेव भी कहते हैं। रात को कुछ ना कुछ टेम्परेचर यहाँ पर ठीक हो जाता है। पानी की इन इलाकों में बहुत ज़्यादा कमी भी है। क्लाइमेट ऑफ बलोचिस्तान प्लेटो की बात करें तो वहाँ भी बड़ा ड्राई किस्म का टेम्परेचर होता है। सर्दियों में जो बारिश होती है उसको स्टोर किया जाता है क्रीज के थ्रू। क्रीज यानी अंडरग्राउंड वाटर सेविंग का इलाका। यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है ताकि गर्मियों में ये पानी एवेपोरेट ना हो और फिर इसको यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरह पाकिस्तान के क्लाइमेट को देखते हुए वहाँ के लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लेशियर्स और ड्रेनेज सिस्टम की। ड्रेनेज सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ रिवर्स। ग्लेशियर्स क्या हैं? ग्लेशियर्स ये हैं कि जब बर्फबारी होती है नॉर्दर्न इलाकों में या बड़े बड़े पहाड़ों में तो वो बर्फ जमती जाती है और इस तरह एक पहाड़ सा बन जाता है जिन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर्स काफ़ी मुफीद भी हैं क्योंकि जब समर्स आती हैं तो ये बर्फ़ पिघलती है और ये फ्लो बनाती है पाकिस्तान के रिवर्स का और स्ट्रीम का, और जो पानी नीचे आता है इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ भी किया जाता है। और इसी से हमारा सेकंड टॉपिक भी जुड़ा हुआ है जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ रिवर्स। यही ग्लेशियर्स जो मैंने आपको बताया जब समर्स में पिघलते हैं तो इन रिवर्स में फ्लो आता है पानी का और पानी दरियाओं में आ जाता है। एक मैप के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह दरियाओं में पानी आता है और इसको किस तरह यूज किया जाता है। पाकिस्तान में जितनी भी ये रिवर्स हैं ये पहाड़ों से होती हुई नीचे की तरफ आती हैं और मिठन कोट के मकाम पर मिलती हैं इंडस रिवर से, जो कि बड़ी रिवर है, और ये रिवर जाकर ठट्टा के मकाम पे अरेबियन सी में गिरती है। ये तमाम रिवर्स जो हैं इन प्लेन इलाकों में यानी दरियाए सिंध का ज़ेरी और दरियाए सिंध का मैदानी या दरियाए सिंध का बालाई इलाका या मैदान, इसको इरिगेट करती हैं।
और जितना भी ये एग्रीकल्चरल लैंड है ये रिवर्स उनको इरिगेट करती हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस। फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं पाकिस्तान में। गो के पाकिस्तान में फॉरेस्ट कम है लेकिन इनकी अहमियत को जानना जरूरी है। एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न एरियाज में बारिशें बहुत होती हैं, तो वो पानी जब रिवर्स को फ्लो करके नीचे लाता है तो ये फॉरेस्ट ही होते हैं जो कि इंटैक्ट रखते हैं सॉइल को। दूसरा ये कि पाकिस्तान में लिमिटेड एनर्जी सोर्सेज हैं और वुड को या फॉरेस्ट से जो लकड़ी हासिल होती है उसको एज अ सेकेंडरी सोर्स यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। ये बिल्डिंग एंड मेकिंग ऑफ फर्नीचर में भी काम आती है। स्पोर्ट्स गुड भी इससे बनते हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। ये फॉरेस्ट किसी भी एरिया के क्लाइमेट को भी काफी अच्छे तरीके से प्लेजेंट करके रखते हैं। ये सोर्स भी बनते हैं रेन का। जो फॉरेस्ट या दरख्तों की रूट्स हैं वो सॉइल को इंटैक्ट रखती हैं और फर्टाइल सॉइल को नीचे नहीं जाने देती, जो कि अगर ये फॉरेस्ट ना हो तो बारिश उस सब सॉइल को नीचे लेकर चली जाए। जो वाटर लॉगिंग एरियाज हैं उनमें भी ये ट्रीज काफी यूजफुल होते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब कर लें तमाम पानी जमीन से। जो हर्ब्स पाई जाती हैं फॉरेस्ट में वो दवाइयां बनाने के या मेडिसिन बनाने के काम भी आती हैं। फॉरेस्ट जहां पर होंगे वहां टूरिज्म भी होगा, यानी फॉरेस्ट टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत नेसेसरी होते हैं। ये हमें रॉ मटेरियल देते हैं जो कि पेपर और कार्डबोर्ड बनाने में काम आता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका काफी रोल भी है। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम बताएंगे कि नेचुरल रीजन्स पाकिस्तान के कितनी हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कितने नेचुरल रीजन्स हैं। तो पाकिस्तान को 5 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक तो प्लेन एरिया है, दूसरा डेजर्ट एरिया है, तीसरा पाकिस्तान का कोस्टल रीजन है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है और ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेन्स हैं। सबसे पहले हम प्लेन रीजन की बात करते हैं। तो पाकिस्तान में मोस्टली तो 2 प्लेन रीजन्स हैं जो कि सिंध और पंजाब के हैं, लेकिन केपीके और बलोचिस्तान के एरिया को भी प्लेन रीजन्स में कंसिडर किया जाता है। डेजर्ट रीजन की बात करें तो पाकिस्तान में 3 डेजर्ट रीजन है। सबसे बड़ा डेजर्ट रीजन पंजाब और सिंध में पाया जाता है। पंजाब में इसे चोलिस्तान या रोही का नाम, जबकि सिंध में इसे थर और नारा के नाम से याद किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है पाकिस्तान का जिसे थल का नाम दिया जाता है। ये मियांवाली, लिया, बखर, खुशाब और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में पाया जाता है। तीसरा डेजर्ट है जिसे बलोचिस्तान में पाया जाता है और चागी का मशहूर एरिया भी इस डेजर्ट के अंदर आता है। इन डेजर्ट में जो रेनफॉल है वो लेस देन 10% होती है, यानी बहुत कम रेनफॉल होती है। कोस्टल रीजन्स की बात करें तो कोस्टल रीजन्स आपको पता है कि कोस्ट पे हैं, यानी साहिली इलाके, जहां पर हर वक्त बारिशें तो होती हैं लेकिन यहाँ का मौसम इतना खास ठंडा नहीं होता। ये बड़ा ही माइल्ड या वार्म सा टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। अगर हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे इलाके हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल और समर्स में इवन 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फिफ्थ एरिया इज ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेन्स। यहाँ पर लेस देन 12 इंचेस रेनफॉल होती है, बहुत ही सख्त किस्म की गर्मी होती है और टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि विंटर्स जो हैं वो काफ़ी कोल्ड होती हैं यहाँ। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है मेजर इन्वायरमेंटल हैजर्ड एंड देयर रेमेडीज, यानी क्या क्या माहौलियाती मसाइल हैं और इनको किस तरह हल किया जा सकता है। जहां इंसान रहता है वहां उसकी इकोनॉमिक लाइफ या उसकी सोशल लाइफ उस इलाके के टेम्परेचर या इन्वायरमेंट पर डिपेंड भी करती है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स या जो फर्टाइल लैंड है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से काफी हद तक एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो वाटर इशू है। पानी कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज पेश आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या एनवायरमेंटल मसाइल हैं या क्या क्या माहौलियाती मसाइल हैं और इनको कैसे हल किया जाए। अगर हम मेजर हैजर्ड्स की बात करें जो कि एनवायरनमेंट को है तो इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो सैलिनिटी या वाटर लॉगिंग के इश्यूज हैं, दूसरा डिफॉरेस्टेशन है, तीसरा डेजर्टिफिकेशन है यानी डेजर्ट में तब्दील होते जा रहे हैं इलाके,
और तीसरा इंक्रीज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। अगर सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग की बात करें तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। 20 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड अफेक्ट हो चुका है इससे पाकिस्तान का। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये अनइवन फील्ड्स हैं, जिसकी वजह से ये इशू सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग का पेश आता है, या ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से यूज किया गया स्टेप जो है वो भी सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग का इशू बनता है, या इसके थ्रू सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग होती है। दूसरा इशू है डिफॉरेस्टेशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 to 25% ऑफ द लैंड ऑफ अ स्टेट शुड बी फॉरेस्ट, लेकिन पाकिस्तान में ये लैंड सिर्फ और सिर्फ 5% है और इसमें कोई इंक्रीज भी नहीं आ रहा, रादर ये शॉर्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के मसाइल पेश आ रहे हैं। तीसरा इशू है डेजर्टिफिकेशन, यानी बहुत से लैंड जो हैं वो डेजर्ट में तब्दील होते जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी फर्टाइल लैंड है जहां एक तरह की काश्तकारी कर करके वो लैंड बैरन होता जा रहा है और जिसकी वजह से वहां डेजर्ट बनते जा रहे हैं। ये पुअर एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड बैरन हो जाता है और आस्ता आस्ता डेजर्ट बन जाता है। फोर्थ और आखिरी इशू है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन, जिसमें स्मोक है, हार्मफुल गैसेस हैं, डस्ट हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वाटर का इशू है, जिसमें पोल्यूटेड वाटर है, केमिकल फर्टिलाइजर जो केमिकल इंडस्ट्रीज यूज करती हैं उसके बाद वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, और सॉइल और नॉइस पोल्यूशन भी है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा खतरात हैं। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बआसानी समझ आ गया होगा और आपको इसके मेन पॉइंट्स या मेन हेडिंग्स इजीली समझ आ गई होंगी। अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk साइनिंग ऑफ।